नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुजाता प्रियंका भी इस बुलेटिन में बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को कोई राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली है, उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। हाईकोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को लेकर खटखटाया था, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं हाईकोर्ट से। ईडी की कार्रवाई पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार सम्मन ईडी की तरफ से दिए जा रहे थे, उसको लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अरविंद केजरीवाल ने, और हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से गिरफ्तारी से संरक्षण जैसी कोई बात नहीं कही। यानी गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन लेने के लिए अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई ईडी कर रही है, उस पर कोई रोक नहीं। इधर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी से भी जवाब तलब किया है। ईडी से पूछा है कि आखिर ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, वो इसका जवाब दे। अगली सुनवाई इस मामले की 22 अप्रैल को होगी, यानी 22 अप्रैल तक थोड़ी राहत जरूर हम इसे कह सकते हैं। हालांकि ईडी की किसी भी कार्रवाई पर किसी तरह की प्रोटेक्शन अरविंद केजरीवाल को देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी और उससे पहले जवाब देना होगा ईडी को। हाईकोर्ट ने दिल्ली ईडी से पूछा है कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर नोटिस जारी किया गया है। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई। और दिल्ली हाईकोर्ट से अनामिका सिंह हमारे से जुड़ गई है दीपेश अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। अनामिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं कोर्ट के जरिए ही बचने का एक रास्ता, एक विकल्प दिख रहा था, लेकिन क्या अब रास्ते एक एक करके अरविंद केजरीवाल के लिए जो बचाव के वो बंद होते जा रहे हैं? और कम से कम फिलहाल यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल की मंशा थी कि आज हाई कोर्ट उनको प्रोटेक्शन दे, तो कम से कम वो तो आज नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पीएमएलए का जिक्र करते हुए कहा था कि दरअसल क्यों ना इस पूरे मामले में नोटिस भेज करके पूछा जाए कि क्या राजनीतिक दल पीएमएलए के दायरे में आते हैं, और इसी को ग्राउंड बनाते हुए हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया ईडी को। 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर हाईकोर्ट से अपील की गई थी और कहा गया था कि हम शामिल होने के लिए तैयार, हम पूछताछ के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए, हम गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पे चुनौती दे रहे हैं, हमें सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए। तो हाई कोर्ट ने फिलहाल इस पे कोई रोक नहीं लगाई है, कोई कुछ भी टिप्पणी नहीं की और ये नहीं कहा है कि फिलहाल आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यानी कि जो ईडी की कार्रवाई है वो यहाँ पे चलती रहेगी। लेकिन ऐसे में देखना जरूर ये दिलचस्प हो जाएगा कि कल चूंकि 21 मार्च है, कल अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है, तो क्या अरविंद केजरीवाल कल पेश होते हैं या फिर कानूनी दावपेच का सहारा लेते हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये मामला चूंकि कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट की ओर से ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। 22 अप्रैल को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को ग्राउंड बनाएंगे या फिर कल पूछताछ में पेश होंगे? हालांकि इस बीच हाईकोर्ट ने यह भी सवाल पूछा ईडी से कि आपने इस पूरे मामले में क्या क्या कुछ किया है, तो उन्होंने बताया कि हमने इस पूरे मामले में 10 से 12 गिरफ्तारियां की है, कि कविता का भी जिक्र यहां पर किया गया और यह भी कहा गया कि दरअसल बाकी इसमें अन्य आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अब तक शामिल नहीं हुए। अनामिका, आपके पास लौट रहे हैं 2 बड़ी बातें। एक तो कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, ऐसी कोई बात कोर्ट ने नहीं कही सुनवाई के दौरान, और दूसरी बात कोर्ट ने यह पूछा कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे हो। हमारे साथ दीपेश भी लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। दीपेश, जो बात अनामिका कह रही है कि जो कोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि अब अगली तारीख 22 मुकर्रर कर दी गई है, 22 अप्रैल को सुनवाई होगी, तो क्या उसको ग्राउंड अरविंद केजरीवाल बनाएंगे या फिर ईडी स्वतंत्र है कार्रवाई के लिए? क्योंकि कोर्ट ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन जैसी कोई बात नहीं कही, और साथ ही यह भी पूछ लिया कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं ईडी के सामने। देखिए, बिल्कुल गायत्री, अगर आप पिछली राउस रेवेन्यू कोर्ट की सुनवाई का भी जिक्र करेंगे तो उस वक्त भी ये स्पष्ट हो गया था कि ईडी के समन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। अब आज जब हाईकोर्ट का रुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, तो हाईकोर्ट की तरफ से भी उनको प्रोटेक्शन देने की कोई बात सामने नहीं आई है, न ही ईडी के समन पर किसी तरह की कोई रोक लगाई गई है। यानी ईडी अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए फिलहाल स्वतंत्र रहेगा। अब जो नजरें हैं वो कल मुख्यमंत्री आवास पर टिकी रहने वाली है, क्योंकि कल 21 तारीख है और कल ईडी के समन पर पेश होना है। अब क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं होते हैं? दूसरी तरफ जिस बात का आपने जिक्र किया, कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से यह पूछा कि आखिर
क्यों 9 समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। तब फिर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि हम वर्चुअली पेश होने के लिए तैयार हैं और हमें पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रोटेक्शन जो है वो इस ग्राउंड पे मांगा जा रहा है कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ पूछताछ में हम शामिल होंगे। तो ये कहीं ना कहीं लेकिन किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन देने से हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी, लेकिन कल का भी समन है। देखते हैं अरविंद केजरीवाल का रुख क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका और दीपेश आपका। और अब बात करते हैं बदायूं के कातिल कसाईयों की। जो जगह से नृशंस हत्या की गई है, हर तरफ खून के निशान है, खून से लथपथ पूरी छत का ये हिस्सा है, दीवारों पर भी खून है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। और इस वक्त बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, मासूमों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गंगा घाट पर मासूमों का अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है। दूसरे आरोपी की तलाश फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि किस तरह से अपने ही घर में घुसकर 2 कातिलों ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जमकर हंगामा हुआ और उसके 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन 2 मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने मासूम बच्चों के पिता से बात की है। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनकाउंटर हो गया लेकिन जावेद फरार है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्योंकि पुलिस बल भी यहाँ पर है? जावेद पकड़ा जाए और जावेद से मुझे पूछताछ हो कि किसे क्या प्लान था इसका, कैसे इतने बच्चों को मारा है, या किसी के दौर पे मरवाया गया है या उसने स्वयं मरवाया है, ये जानकारी चाहते हैं उससे हम। क्या कभी कोई आपसी बातचीत नहीं, हो? कोई किसी की नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा है, किसी से नहीं है। कभी लगा कि कभी नहीं, सामने दुकान है, कभी नहीं। घर में बंद भी कर दिया। क्या चाह रहा, क्या लग रहा था कि सबको मारने आया था या सिर्फ बच्चे? सबको ही मारने आया था, और क्या करता वो, उसका यही प्लान था। जावेद क्या बाहर इंतजार कर रहा था बाइक पे, देखा? क्योंकि जावेद साजिद दोनों थे, एक नहीं था, दोनों भाई थे। हथियार भी लेकर आया। हाँ, वो उसने घुस के रखा था चाकू अपना, जो चाकू था बड़ा, वो घुस के रखा था। मुझे पता भी नहीं है, बच्चों ने बताया। जब वो उसको काट रहा था तब उसने देखा बीच वाले ने जाके, तब उसने बताया मम्मी वहाँ मत जाना, वो चाकू मार रहा है भैया उसके। बस इतना काम। अब परिवार प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही मांग कर रहे हैं, उसको क्या पकड़ा जाए, वो उससे जानकारी मिले कि भाई किसने मरवाया है, क्या किया है, खुद तुमने मारा क्यों, भाई क्या कारण है। एनकाउंटर हुआ साजिद का, वो लगता है कि वो सही हुआ? हाँ, वो सही हुआ है। तो ये फादर है जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, जावेद जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और उसी की मांग को लेकर अब जो परिवार है वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है। विजय अजय के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, बदायूं। बदायूं के कायर कसाईयों का हिसाब तो पक्का होगा, इस तरह का आश्वासन लगातार प्रशासन और सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी घटना में जब ये अपराधी छत पर 2 बच्चों को मारने के लिए पहुंचे थे, तो तीसरा बच्चा बच जाता है, जिसने पूरी आपबीती बताई, जो कुछ देखा वो सब कुछ बताया। लेकिन वो बच्चा अभी भी डर और दहशत के माहौल में है, लगातार डरा हुआ है और रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ माहौल है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ वो 6 साल का बच्चा मौजूद है जिस पर साजिद ने हमला किया। उसके हाथ पे आप ये देखेंगे चोट भी लगी है, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, इसलिए वो अभी हमारे साथ बैठा हुआ है। लेकिन इसके 2 भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, उन दोनों की ही इस पूरी घटना में साजिद ने हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष, क्या हुआ था? साजिद ने क्या बोला आपको, क्या कुछ देखा था आपने? मैंने देखा मेरे भाई पड़े था, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था बस। क्या बोला था साजिद ने? आपसे बात हुई थी, किस कारण वो आपके घर आए थे? कहे हमारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, 11 बजे का टाइम दिया है, 2 घंटे हम ऊपर बैठेंगे और पैसों की भी जरूरत है। पैसे दे दिए मम्मी ने, तब भी पता नहीं क्यों मारा। आपके क्या बड़े भाई को अपने साथ पार्लर में ले गया था? क्या नाम था आपके भाई का? आयुष। सबसे ऊपर ले गया था। क्या बोल कर ले गया था? कल ऊपर सब चीजें दिखा दो। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मेरे छोटे भाई से
चाय मंगवाया, मैं सबसे छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया, फिर मैं बड़े भाई को तो पहले ही मार दिया, फिर मेरा जैसे ही छोटा वाला भाई पानी लेकर आया उसको भी मार दिया। फिर आपके ऊपर भी हमला किया था उसने, आप कैसे भागे वहाँ से? उनके पैर में कांच लगे, तभी मैं बचकर भाग आया। आपने फिर आके अपनी मम्मी को बताया? किसको बताया? मम्मी या दादी को। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सब लोग बाहर आए, फिर सब लोग इकट्ठा हुए, सबको अंदर बुलाया, कहे सब लोग आओ, तुम्हें भी मारे, तभी पुलिस आई, पुलिस पकड़ ले गई। आपकी ये आंखों के पास भी चोट उसी कारण से लगी है? नहीं, वो तो पहले से थी। अच्छा, तो ये जो हाथ पे लगा है, ये उसके हाथ में क्या, कोई चाकू था? क्या था उसके हाथ में? चाकू। कितना बड़ा वो चाकू था? अच्छा, उससे हमला किया उसने आपके ऊपर? तो बड़ा सा एक चाकू था, उससे हमला किया, और आप देखेंगे कि हाथ पे जो चोट है वो लगी हुई है। तो देखा आपने, तीसरा बच्चा जो बच गया वो बता रहा था कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। जतिन, आप लगातार इस पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं, तमाम लोगों से आपने गांव में भी बात की है, पिता से भी बात की है, मां से भी बात की है, बच्चे से भी सच जानने की कोशिश की, लेकिन मोटिव क्या था? लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था इन बच्चों को मारने के पीछे? आज बिल्कुल यही सवाल अब पुलिस के सामने भी है, और पुलिस को इन सवालों का जवाब सिर्फ कोई दे सकता है, तो वो है जावेद, और जिसकी तलाश में लगातार 4 टीमें बनाई गई हैं जो जावेद की तलाश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुर में, ये बदायूं का बिल्कुल आउटस्कर्ट्स का इलाका है, और इसी इलाके में साजिद की कल एनकाउंटर किया गया था पुलिस द्वारा। मेरे पीछे आप ये चौकी देख रहे हैं, शेखुपुर चौकी है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके का तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जाकर जो साजिद है उसका एनकाउंटर किया गया था। हमारी कोशिश है कि उस एनकाउंटर स्पॉट तक पहुंचे ताकि लोगों को किस तरीके से पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि साजिद ने पुलिस पर फायर भी किया, एक कांस्टेबल उसमें घायल हुआ, और जवाबी कार्रवाई करते हुए साजिद की जब वो एनकाउंटर के दौरान मौत हुई है। तो क्राइम स्पॉट पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 4 टीमें बनाई गई हैं। जावेद की गिरफ्तारी के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोटिव क्या था, क्योंकि पैसे लेने वो पहुंचा था, पैसे दे भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो 2 बच्चों को मार देता है, तीसरे को मारने की कोशिश करता है। और FIR को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर जो पिता है उन्होंने बोला है कि वो हत्या करने के बाद उनकी पत्नी संगीता को बोल के गया था कि जो वो करने आया था वो काम उसने कर लिया। तो ये तो बात साफ है कि वो प्लानिंग के जरिए आया था, प्लानिंग इस कदर थी कि मारना। बिल्कुल जतिन, देखिए लोग हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि 2 मासूमों के, जिसमें सिर्फ एक 6 साल का था, उसे इस तरह से कत्ल कर दिया गया। बने रहिए। इस बीच बदायूं केस पर बोले हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है, धार्मिक आस्था किसी का कवच नहीं हो सकती, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश इस मामले में हो रही है। तो इस मामले में राजनीति भी शुरू हो रही है। सपा ने कहा कि ऐसे माहौल खराब करने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरह के हुड़दंग करवाए जाते हैं, और अब मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका जवाब दिया है। बदायूं में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, अब सियासत भी हो रही है और समाजवादी पार्टी कह रही, जिस तरीके से जो हालात है, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव। देखिए, जो कुछ बदायूं में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और लहूलुहान करने वाला है। और जिस तरह से इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, जुर्म किया गया है, ऐसे जघन्य जुर्म पर आप सांप्रदायिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करेंगे, किसी की धार्मिक आस्था उसके अपराध का सुरक्षा कवच नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हर समय उनके वोटों की गिनती नजर आती है। ऐसे जघन्य अपराधियों को भी वो अपने वोटों की गिनती के तौर से या वोटों की उगाही का सामान बना लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर के इस तरह के अपराधियों और इस तरह के अपराध में शामिल लोगों और इस तरह के अपराध में शामिल उनके आकाओं के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की बात करनी चाहिए। बल्कि आप तो जो है वो उसकी धार्मिक आस्था को आप उसके जुर्म का, उसके क्राइम का सिक्योरिटी कवर बना के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आरोपी के एनकाउंटर पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इंडी गठबंधन के नेता उन मासूम बच्चों का दर्द भूलकर इस खौफनाक मामले को सियासी रंग देने में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति करार दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।